हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ पर्यावरण की पुस्तकें के एक नए अंक के साथ। आज जिस किताब के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये किताब है द ग्रेट डिरेंजमेंट और इसे लिखा है अमिताभ घोष ने। तो पहले जानेंगे थोड़ा सा लेखक के बारे में और फिर जानेंगे कि इस किताब में क्या है। अगर अमिताभ घोष की बात करें तो ये दुनिया के जाने माने उपन्यासकार हैं। ये भारत के रहने वाले हैं लेकिन ये अमेरिका में रहते हैं पिछले 20-25 सालों से। और ये मूलतः उपन्यास लिखते हैं लेकिन पहली बार इन्होंने नॉन फिक्शन लिखा है और इस किताब को आए हुए भी 4-5 साल हो गए। और अगर बात करें अमिताभ घोष की तो इनकी जो प्रमुख किताबें हैं उसके बारे में इन्होंने अफीम युद्ध को लेकर के 3 किताबों की एक सीरीज़ लिखी है, आइबिस एक जहाज़ की कहानी। इसके अलावा लगभग इनके 15-16 और भी उपन्यास हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल नोन हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े जाते हैं लोगों के द्वारा। अगर पुरस्कारों की बात करें तो इन्हें देश और दुनिया के बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें कि भारत का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी है जो कि बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। हाल फिलहाल के वर्षों में पिछले 3-4-5 सालों में ये इनका क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत ज़्यादा काम रहा है लिखने का, और उसी चीज़ को लेकर के ये किताब भी लिखी गई है। तो ये जो किताब है इसकी बात अब करते हैं लेखक के बाद। इस किताब के 3 हिस्से हैं। अमिताभ घोष ने 3 हिस्सों में इस किताब को लिखा है। पहला जो हिस्सा है स्टोरीज यानी कि कहानियाँ, दूसरा हिस्ट्री और तीसरा पॉलिटिक्स। तो तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो स्टोरीज है इसमें। और स्टोरीज पहला पार्ट है, उसमें ये कहानी शुरू होती है किताब की। ये बताते हैं कि अमिताभ घोष की ये कोलकाता के रहने वाले हैं बंगाल में, और ये इकोलॉजिकल रिफ्यूजी यानी कि जो पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण या पारिस्थितिकी परिस्थितियों के कारण जो रिफ्यूजी क्राइसिस होता है उसके वजह से ये लोग बांग्लादेश छोड़ के आए थे लगभग 100-150 साल पहले। और बांग्लादेश में एक पद्मा नाम की रिवर है, नदी है, जो कि बहा करती थी, जो इनके पूरे गांव को बहा कर एक बार ले गई। और बहुत बाद में जब ये छोटे थे तो एक बार ये लोग जा रहे थे नदी के एक ट्रिप पे छुट्टियों में, तो इनके पिताजी ने ये बात बताई थी कि ये मूलतः इकोलॉजिकल रिफ्यूजी हैं। और ये उस समय ये शब्द इजाद भी नहीं हुआ था कि इकोलॉजिकल रिफ्यूजी क्या होता है। तो उस समय ये लोग बांग्लादेश से विस्थापित होकर के इधर आ गए थे बंगाल की साइड, जो इंडिया में बंगाल है आज। तो ये कहानी है। दूसरी कई सारी और भी कहानियाँ, जो कहानियाँ अच्छी लगी मुझे और जो इंटरेस्टिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी कहानी है दिल्ली विश्वविद्यालय की, नॉर्थ कैंपस की, जो दिल्ली के उत्तरी दिल्ली में ही स्थित है। और इनकी पढ़ाई स्टीफेंस कॉलेज से हुई है दिल्ली विश्वविद्यालय के। उसके बारे में ये बताते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 1978 में एक बवंडर आया था, और ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, दिल्ली के अंदर के भी और दिल्ली के बाहर के भी। यहाँ तक कि दिल्ली विश्वविद्यालय के भी कई लोगों से मैंने पूछा तो वो इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। और वो बवंडर बिल्कुल अजीब तरह का था, उसके पहले ना वैसा कभी देखा गया और ना उसके बाद दिल्ली में वैसी कभी परिघटना हुई। वो बवंडर का जो पूरा डायमीटर था यानी व्यास था, कितने एरिया में वो सर्कुलरी उठा था एक तरीके से, वो 4 किलोमीटर का एरिया था। और वो एरिया है यहाँ पे जो खालसा कॉलेज है, और इसके बाद से जो रामजस कॉलेज है, और उसके बाद से यहाँ पे जो है एक पुलिस चौकी है रामजस कॉलेज के पास, मॉरिस नगर थाना जो है। और उस बवंडर की वजह से 30 लोग मारे गए थे, उसमें 700 लोग घायल हुए थे। और इतना वो खतरनाक बवंडर था कि उसमें आप समझ लीजिए कि बहुत सारे जो 2 व्हीलर्स थे और 4 व्हीलर्स थे वो उड़ने की स्थिति में आ गए थे। और ये यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मैंने बहुत सारे दूसरे सोर्स से भी पता किया तो पता चला कि ये घटना बिल्कुल सही है। और ये जो घटना हुई थी 1978 में हुई थी, मार्च में। इसके अलावा जो है सारी बसें वहाँ पे जो थी वो पलट गई थी, जो बिल्डिंग्स थे उनके छत उड़ गए थे और 30 लोग मारे गए थे। इसके अलावा क्या हुआ था, जो यमुना बहती है और बहुत पास में ही यमुना यहाँ से है, उत्तरी कैंपस से जो नॉर्थ कैंपस है टीयू का, उसमें 20-22 मीटर तक ऊंची जो है लहरें उठी थी उस बवंडर के कारण। और टॉर्नेडो उसका नाम दिया गया था। टॉर्नेडो का अगर हिंदी मतलब देखा जाए तो बवंडर। और उस समय बताया गया है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो भारत का मौसम विभाग था, वो बताया कि ऐसी परिघटना उसने कभी नहीं देखी थी। और अगले दिन जो है अखबारों में कुछ ने चक्रवात लिखा, कुछ ने उसे तूफान लिखा।
फिर 2-3 दिन बाद जो है उसको सुधार किया गया और मौसम विभाग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने कहा कि नहीं, ये एक टॉर्नेडो था। और टॉर्नेडो का मतलब है बवंडर था। बवंडर से पहले क्या हुआ था, ओलावृष्टि हुई थी, बहुत सारा हेल स्टॉर्म जिसको कहते हैं, और उसके बाद ये अचानक बवंडर आया था। और जब ये बवंडर आया था तो वो अपने कॉलेज से निकल करके लाइब्रेरी से, उस समय वो एक जो है लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे ड्यू के ही, वहाँ से निकल के वो अपने रूम की तरफ जा रहे थे, अमिताभ घोष। और उसी समय ये भयंकर बवंडर उनको देखने को मिला, जिसमें कि 30 लोग मारे गए, 700 लोग घायल हो गए। और पूरा एक तरीके से इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा, और ये मूलतः एक फिक्शन राइटर है, तो उसमें वो बिल्कुल बताते हैं कि कैसे वो सेफ हुआ और कैसे ऐसा लग रहा था कि ग्रेविटी जो है सर्कुलरली काम कर रही है, वो रोटेट करवा रही है चीज़ों को, नीचे की तरफ नहीं काम कर रही है। और उसमें सारी चीज़ें ऊपर उठने लगी, बिल्कुल सारा जो है मतलब जो भी पेड़ थे वो उस एरिया के 4 किलोमीटर के अंदर के, वो मोस्टली उखड़ गए अपनी जड़ों से, जो कि दशकों पुराने पेड़ थे वो भी उखड़ गए। उसकी कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको वीडियोज़ में देखने को मिल जाएंगी अभी। तो ये एक घटना इसमें मिलती है देखने को। इसके बाद जो है और कौन सी घटना है इसमें, एक भोला साइक्लोन की घटना इसमें बताया गया है। भोला साइक्लोन आया था 1971 में बांग्लादेश में, जिसके वजह से जो है मिलियंस लोग विस्थापित हुए थे और 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, और जिसमें कि ज़्यादातर महिलाएं थीं। और ये जो साइक्लोन था इसने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बांग्लादेश के नए राष्ट्र के बनने में। वो इस तरीके से है कि बांग्लादेश के लोगों पर पाकिस्तान की जो उस समय की सरकार थी, जिसका पार्ट था बांग्लादेश, उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उन्हें कोई रसद नहीं पहुंचाई, उन्हें कोई मदद नहीं की इस प्राकृतिक आपदा में। तो ये एक कहानी है। इसके अलावा जो है और भी कई सारी कहानियां हैं। एक कहानी इसमें उसकी है मुंबई की। मुंबई के बारे में ये बताते हैं कि मुंबई और न्यूयॉर्क जो दोनों शहर हैं, दोनों शहर को यूरोपियंस ने बसाया, डच ने और अंग्रेज ने। और ये शहर 1960s के आसपास 60s के आसपास, यानी 1660 के आसपास, आज के 400 साल पहले बसाए गए। और ये दोनों जो है साइक्लोन के गिरफ्त में कभी भी आ सकते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि जो इंडियन अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें कि साइक्लोन जो है वो आता है बंगाल की खाड़ी और इसके नीचे आंध्र प्रदेश वाले इलाके में। आमतौर पर अरब सागर में साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल में इंक्रीज हो रहा है दिन प्रतिदिन, और इसकी वजह से ये जो इलाका है मुंबई वाला, महाराष्ट्र वाला और गुजरात तक, ये पूरा इलाका साइक्लोन के जो है डेंजर के अंदर आ गया। और हमारे शहर इसके लिए तैयार नहीं है। हमारे शहर सामान्य बारिश को नहीं झेल पाते हैं। नॉर्मली अगर 2-3 घंटे बारिश हो जाए, मुंबई में हम हर साल देखते हैं, तो बाढ़ आ जाती है। तो इसमें वो बताते हैं कि हमारे शहर कितने ज़्यादा कम तैयार हैं जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए। और अगर ऐसी कोई घटना आती है भविष्य में, जो कि आने की पूरी संभावना है, तो किस तरीके से लाखों और करोड़ों लोगों तक की मौत हो सकती है। और उसका कारण ये है कि दिल्ली जैसे शहर में या मुंबई जैसे शहर में आप देखेंगे कि करोड़ों लोग रहते हैं, और उसमें अगर आपको अचानक शहर खाली करवाना पड़े या अचानक कोई मदद पहुंचानी पड़े, तो आप बिल्कुल कर नहीं सकते, क्योंकि कुछ एक चीज़ें हैं जिस पर हर चीज़ निर्भर है, बिजली है और इंटरनेट है। और जैसे ही कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं और सबसे जल्दी प्रभावित होती हैं। तो आप नॉर्मल केस में भी दिल्ली और मुंबई को हम देख सकते हैं, कोविड में भी ऐसा देखने को मिला था कि खाली करवाने में कितनी दिक्कत होती है। तो नॉर्मली अगर ऐसी कोई आपदा आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थिति आएगी। तो दूसरा जो इसमें पहला चैप्टर का जो दूसरा तीसरा हिस्सा है वो बताया उन्होंने मुंबई और न्यूयॉर्क के बारे में। और मुंबई वास्तव में एक आइलैंड के जैसा है, और उसमें क्या हुआ है कि जब सी लेवल बढ़ रहा है तो उसकी जो मोस्टली फाइनेंशियल बिल्डिंग्स है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हैं समुद्र की रेंज में, और वो कभी भी जो है इसका शिकार बन सकती हैं, ऐसे साइक्लोन्स का या फिर ऐसे कोई भी जो नेचुरल डिजास्टर आता है उसका। तो ये बताते हैं कि कितना हमारी जो तैयारी है वो कितनी ख़राब है इस चीज़ को लेके। इसमें एक चैप्टर है सुंदरबन के बारे में। सुंदरबन का इलाका कौन सा है? ये ब्रह्मपुत्र गंगा के पास का डेल्टा है और बंगाल की खाड़ी के पास में है।
ये बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और ये जो इलाका है ये सिकुड़ता जा रहा है। इसका कारण है कि ओशियन राइज हो रहा है और उसकी वजह से ये इलाका सिकुड़ता जा रहा है अपने आप में। तो उसके बारे में ये चैप्टर है कि किस तरीके से जो है सुंदरबन का पूरा इलाका नष्ट हो रहा है, और वो दुनिया में, भारत में ही नहीं, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला इलाका है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहाँ पे लोगों की जनसंख्या भी, मैंने जैसा कि बताया कि पहले बहुत ज़्यादा है। तो इसमें ये बताते हैं पहले चैप्टर में कि किस तरीके से हम जो है पता होने के बावजूद कई सारी चीज़ें जो क्लाइमेट चेंज की स्थिति है, जैसे कि हम रिवर्स के रास्ते में घर बना रहे हैं या समुद्र के पास में बना रहे हैं, तो हम सीख नहीं रहे हैं और हमें पता है कि ऐसा होगा, फिर भी हम करते जा रहे हैं। और ये चीज़ आपको हर शहर में देखने को मिलेगी, जब तालाब कब्जा करके लोग या नदी का जो कैचमेंट एरिया है उसमें घर बनाते हैं और फिर वो कहते हैं कि जो है हमारे घर बरसात में डूब जा रहे हैं, जबकि ये स्वाभाविक चीज़ है कि पानी अपना रास्ता नहीं भूलता है और जब बरसात आएगी तो वो डूबेगा। तो इस तरीके का जो ग्लोबलाइजेशन है और कंज्यूमरिज्म है, उसने इस तरीके की परिस्थितियाँ पैदा की है कि शहरी लोग मजबूर हो गए हैं और वो क्लाइमेट चेंज के लिए एक तो तैयार नहीं है, दूसरी बात तो जानते हुए भी ऐसी जगहों पे रह रहे हैं, इस परिस्थितियों में रह रहे हैं कि वो कभी भी इसका शिकार बन सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स का, या फिर इसका कोई भी बैड इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज तो उसका। इसका उदाहरण हमें उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है। केदारनाथ आपदा के बाद भी वहाँ पे स्थितियाँ नहीं सुधरी और कुछ समय बाद ही जो मंदाकिनी ने पूरा क्लियर कर दिया था कैचमेंट वहाँ का, जो एक तरीके से और बहुत बर्बादी हुई थी, उसके बाद फिर से लोगों ने कब्जा कर लिया और वो फिर से वैसी स्थिति निर्मित हो रही है। तो इसके बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है और ये बताते हैं कि किस तरीके से जो है हमारे शहर इसके लिए तैयार नहीं है। फिर इसमें जो दूसरा चैप्टर है वो है इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में। और इस चैप्टर के बारे में जो है वो बताते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूरी इसकी। और इसके पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ चैप्टर ख़त्म होने के पहले, दूसरा शुरू होने के पहले, कि इसमें आपको ये बार बार देखने को मिलेगा कि जैसे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन जो होता है या रिसोर्स को आप या एनर्जी को कंज्यूम करोगे तो उससे पॉल्यूशन होगा ही होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो पॉल्यूशन होगा, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग की भी इसमें दिक्कत है कि जैसे पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है जो उड़ीसा से और झारखंड से और मध्य प्रदेश के सिंगरौली से या सोनभद्र से या फिर उत्तराखंड से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पैदा होती है, उस इलेक्ट्रिक का बंटवारा कैसे होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। वो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है कि जो जितना ताकतवर है उसे उतना ज़्यादा रिसोर्स मिलता है। तो नेचुरल रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा अनइक्विटेबल है, अन्यायपूर्ण और असमतापूर्ण है। और इसमें हमेशा ये बात वो कहेंगे कि एशिया के लोगों को और स्पेशली साउथ एशिया के लोगों को सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट का नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि वो उसके लिए सबसे कम जिम्मेदार है। तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की भी इसमें बात है। और ये मैं इसलिए बैकग्राउंड बता दिया कि हिस्ट्री में इसका यूज होगा। तो दूसरा जो चैप्टर है हिस्ट्री, इसमें वो बताते हैं कि आम तौर पर इस समय कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद को और उपभोक्तावाद को पर्यावरणीय संकट के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है और ग्लोबलाइजेशन को भी इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। और इसका कारण ये है कि जैसे इंटरनेट है और सोशल मीडिया है और कंज्यूमरिज्म है, इसने पूरी दुनिया में यूनिफॉर्मिटी लाने का काम किया है। दुनिया के गरीब से गरीब मुल्क में, गांव में, शहर में और बड़े शहर से लेकर के अमेरिका तक में आदमी की चाहत एक सी होने लगी है। सबको एक ही तरीके की कार चाहिए, सबको एक ही तरीके का फ्रिज चाहिए, सबको कूलर चाहिए, सबको एसी चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए। तो ये यूनिफॉर्मिटी पहले नहीं थी। पहले अगर हम कंजर्वेशन की ही बात करें कि जैसे फ्रिज का जो काम है कंजर्व करना और चीज़ों को ख़राब ना होने देना, तो कंजर्वेशन के अलग अलग तरीके थे और वो वहाँ के भूगोल के अनुसार थे। जैसे अगर हम यहाँ की ही बात करें इंडिया में, तो चीज़ों को गर्म रख के भी कंजर्व किया जाता था और लंबे समय तक, जैसे अचार बनाने की जो प्रक्रिया है या दूध को घी बनाने की जो प्रक्रिया है वो ख़राब नहीं होता है। और भी बहुत सारी प्रक्रिया थी। अब नीचे वो ज़मीन में बनाते थे एक जो नेचुरल फ्रीज था। तो ये सारी चीज़ें विलुप्त हो गई हैं और यूनिफॉर्मिटी आ गई है और उतना संसाधन है नहीं। जो अमेरिकन लाइफ स्टाइल है वो अमेरिकन लाइफ स्टाइल हर एक गांव तक पहुंच चुका है और डेवलपिंग कंट्रीज़ के गांव तक पहुंच चुका है और लोग चाहते हैं कि हर कोई उतना ही सुविधा पाले।
तो ये उतना रिसोर्सेज इस दुनिया में है या नेचर में है, और उस रिसोर्स को अगर हम एक्सप्लॉयट कर भी देते हैं कि हम मानते हैं कि उतना रिसोर्स है और उसे हम खोद के निकाल लें, तो फिर क्या होगा? फिर गांधी की वो भविष्यवाणी सही हो जाएगी जो 1928 में उन्होंने की थी कि अगर भारत इंग्लैंड के रास्ते पे चला और यूरोप के रास्ते पे, तो फिर इस दुनिया में बर्बादी आएगी। लोक कष्ट का उदाहरण वो देते हैं कि कैसे पूरी दुनिया जो है, ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया छिन्न भिन्न हो गई और सारी ज़मीन खोद दी गई, क्योंकि कारण ये है कि यूरोप और यूएस जैसे देश पूरी दुनिया का शोषण करके ही पिछले 300 सालों में उन्होंने अपना जो है शहरों को चमकाया है। ये एक यथार्थ है। तो ये जो दूसरा चैप्टर है, इसमें वो बताते हैं कि पूंजीवाद की बात होती है, कंज्यूमरिज्म की बात होती है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात इसमें नहीं होती है, और वो चीज़ है साम्राज्यवाद, इम्पेरियलिज्म। और साम्राज्यवाद से इसका तात्पर्य है कि जैसे भारत जैसे देश या चीन जैसे देश जो पिछले 300-200 सालों में गुलाम रहे दूसरे देशों के, उन पे दूसरे देशों का कब्जा रहा और उनका इस्तेमाल रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन के लिए किया गया, तो उनके बारे में चर्चा नहीं होती है। हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है इसका, और वो इसलिए नहीं होती है कि पूरा जो इसका सेंटर है डिस्कशन का वो है यूरोपीय, और यूरोपीय देशों का ही कब्जा रहा है, तो वो उसके बारे में चर्चा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन चर्चाओं से बचा जाए, और ताकि उन पर जो है इस तरीके के आरोप न लगे कि उन्होंने सबसे अधिक पॉल्यूशन फैलाया है। इसमें एक और बात कही जाती है कि आमतौर पर जो पर्यावरणीय चर्चा है और इकोलॉजी से जो जुड़ी हुई ग्लोबल चर्चा है वो यूरोसेंट्रिक है, यूरोपीय देशों के केंद्र में रख के और अमेरिकी देशों के केंद्र में रख के है। लेकिन जो पर्यावरणीय संकट है उसके सबसे अधिक मात्रा में शिकार एशियाई लोग होने वाले हैं और अफ्रीकी लोग होने वाले हैं, और एशिया में भी जो साउथ एशिया का रीजन है वो सबसे अधिक शिकार होने वाला है। क्योंकि अकेले भारत में हम देखेंगे तो भारत का जो नक्शा है ऐसे करके नीचे वाला जो कोस्टल एरिया है, तो अगर आप देखेंगे कि समुद्र में थोड़ा सा भी 1 मीटर का भी पानी ऊपर बढ़ता है तो फिर किस तरीके की समस्या आएगी। दूसरी चीज़, अगर ग्लेशियर्स पिघलते हैं जो जिससे कि गंगा निकलती है और यमुना निकलती है, इतनी माइटी रिवर्स है, ताकतवर नदियां हैं जो, तो उसका कितना ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसमें वो बताते हैं कि जो सबसे अधिक पर्यावरणीय दुष्प्रभाव हैं वो एशियाई लोगों को झेलने पड़ेंगे और अफ्रीकी लोगों को झेलने पड़ेंगे, जबकि ये पर्यावरणीय संकट के लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं अगर हम पिछले 200-300 सालों का इतिहास देखें तो इस तरीके की बातें इसमें बताई जाती हैं, और उसका पूरा हिस्टोरिकल एक पर्सपेक्टिव। और ये एक आम इन्वायरमेंटलिस्ट की भाषा इसमें आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक फिक्शन राइटर रहे हैं बहुत, और बहुत बड़े राइटर रहे हैं। तो इनके जो आर्ट और क्राफ्ट है और जो वर्ड्स इन्होंने यूज किए हैं वो बहुत, उसमें एक लयात्मकता है, उसमें आपको एक अलग तरीके की लयात्मकता देखने को मिलेगी। तो ये है दूसरा चैप्टर। इसके बाद आता है इसमें तीसरा चैप्टर, और तीसरा चैप्टर है पॉलिटिक्स, जो पर्यावरण से जुड़ी राजनीति है, ग्लोबल राजनीति, यूरोपीय देशों के अपने भीतर, यूरोपीय और अमेरिका के भीतर, या फिर बाकी देशों के और यूरोप के अंतर्गत, डेवलपिंग और डेवलप्ड के अंतर्गत। उसके बारे में ये चर्चा करते हैं। इसमें पेरिस एग्रीमेंट का जिक्र है, जो बाकी इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़ हैं उनका भी थोड़ा सा जिक्र है, उसका बैकग्राउंड है, और वो बताते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिक्स जो है इसमें सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। और इसमें एक ये भी वो चीज़ बताते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिक्स नॉन सीरियस है अभी इस चीज़ को लेकर के, कि वो पॉलिटिकल रेटरिक और उसका सेंटर नहीं बन पाया, जबकि हमारे सभ्यता का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटलिज्म जो है, लेकिन वो उस तरीके से जो है पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बन पाया है, पॉलिटिकल मुद्दा भी नहीं बन पाया है जिस तरीके से उसे होना चाहिए, और पॉलिटिकल एक्शंस की तो बिल्कुल ही नितांत कमी दिखाई देती है। तो ये है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने जोड़ा है, वो अपनी बिरादरी, जो लेखक बिरादरी हैं, उनसे भी वो शिकायत करते हैं, और वो कहते हैं कि जो फिक्शन राइटर्स हैं या उपन्यासकार हैं, वो उनके उपन्यासों में बिल्कुल ही ये देखने को नहीं मिलता है कि आप क्लाइमेट चेंज या इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें देखने को मिली, और जैसे ही फिक्शन राइटर नॉन फिक्शन लिखते हैं तो वो चीज़ देखने को मिलती है। तो वो ये बताते हैं कि इसमें फिक्शन राइटिंग में भी अगर क्लाइमेट चेंज हमारे टाइम का सबसे बड़ा टॉपिक है तो निश्चित तौर पर उसे उपन्यासों में भी जगह मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिल रही है। उसके बारे में ये शिकायत दर्ज करते हैं, और ये खुद से भी ये सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और शायद इसी कमी को पूरा करने के लिए वो बाद में इसके बाद और भी किताबें लिखे हैं जिसमें कि आपको ये झलक देखने को मिलेगी।
हालांकि मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने इनकी जो किताबें पढ़ी हैं, कि इसमें पहले भी इनकी किताबों में इकोलॉजी बहुत नज़दीक से इन्होंने अध्ययन किया है। ये इनके बारे में पढ़ते हुए मुझे पता चला कि ये जिस समय हंग्री टाइड्स लिख रहे थे या सी ऑफ पॉपीज़ लिख रहे थे, उस समय ये पहाड़ों पर और द्वीपों पर जाकर छोटी से छोटी चीज़ों का अध्ययन करते थे। वहाँ का पहाड़ किस चीज़ से बना है, उसका पूरा इतिहास क्या है, उसके बारे में पता करते थे। तो ये है किताब, इसके 3 हिस्से हैं। ये किताब 2016 में आई थी और ये हमारे समय की बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है। तो और ये इस किताब के बारे में जो हमने समझा, जो हमने पढ़ा, वो आपको हमने बताया। अगर आपने ये किताब पढ़ी है और आप इसके बारे में कुछ और ज़्यादा जानते हैं जो हम नहीं समझ पाए, नहीं बता पाए, तो उसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं। इसके अलावा कोई और किताब हो जो पर्यावरण की ज़रूरी किताब हो, जो पढ़ी जानी चाहिए, तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।